मॉर्निंग, सुबह बखैर, सलाम सुबह। प्रोग्राम जागो लाहौर के साथ मैं हूं इस प्रोग्राम की मेजबान सिद्रा मुनीर। उम्मीद है आप सब लोग जहां कहीं भी होंगे बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। नाज़रीन, आखिर तालीमी इदारे खुलने के इम्कान दिखाई देने लगे हैं, क्योंकि गुज़िश्ता रोज वफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद की जानिब से 15 सितंबर से तालीमी इदारे खोलने का बाकायदा ऐलान कर दिया गया है। लेकिन SOPs पर अमल करना भी लाजिम होगा। सिर्फ इंग्लिश, रियाजी और साइंस मज़ामीन पढ़ाए जाएंगे। स्कूलों में असेंबली, ब्रेक और खेलों की सरगर्मियों समेत तमाम इज्तिमात पर पाबंदी आयद होगी। क्लासरूम्स में डेस्क के दरमियान 1 मीटर का फासला रखना भी जरूरी होगा। साथ ही वफाकी वजीर की जानिब से यह भी वाज़ेह कर दिया गया है कि अगस्त के आखिरी हफ्ते में और सितंबर के पहले हफ्ते में हालात का जायजा लिया जाएगा। कोरोना की सूरत हाल को देखते हुए फाइनल डिसीजन सामने आएगा। दूसरी जानिब शहर में स्मार्ट लॉकडाउन के तीसरे मरहले में शहर के 7 इलाकों को रात 12 बजे से बंद कर दिया गया है। जौहर टाउन, ग्रीन सिटी, पंजाब गवर्नमेंट स्कीम समेत दीगर इलाकों के मकामात को बंद किया गया है। बैरियर्स भी लग गए हैं। दाखिली और खारजी रास्तों पर पुलिस एहलकार भी तैनात कर दिए गए हैं। आप भी अगर स्मार्ट लॉकडाउन होने वाले इलाकों के रिहायशी हैं तो पुलिस के साथ ताउन कीजिए, लड़ाई झगड़े से जरा गुरेज कीजिए और बहाने से घर से या इलाके से बाहर ना निकले। इस हवाले से प्रोग्राम में हम मजीद भी बात करेंगे। आगे बढ़ते हैं जी। वफाकी वजीर तालीम शफकत महमूद का तालीमी इदारे 15 सितंबर से खोलने का ऐलान सामने आ चुका है। महकमा स्कूल एजुकेशन ने स्कूल खोलने के लिए SOPs भी तैयार कर दिए हैं। डिटेल्स रिपोर्ट में देखते हैं। तलबा के लिए खुशखबरी, मुल्क भर के तालीमी इदारे 15 सितंबर से खुलेंगे। वफाकी वजीर तालीम शफकत महमूद ने ऐलान कर दिया। महकमा स्कूल एजुकेशन की जानिब से स्कूल खोलने के लिए SOPs तैयार। लाहौर न्यूज ने तैयार किए गए SOPs की कॉपी हासिल कर ली। SOPs 6 हिस्सों में तकसीम। बच्चों और असातिज़ा का मास्क पहनना लाजमी करार। तलबा और असातिज़ा का टेम्परेचर रोजाना की बुनियाद पर चेक किया जाएगा, जबकि बच्चों को हाथ धोने का पैगाम भी दिया जाएगा। SOPs के मुताबिक स्कूलों में सैनिटाइजर फराहम किया जाएगा। रोजाना स्कूल खुलने से कबल जरासीम का स्प्रे किया जाएगा, जिसके लिए स्कूलों को अलग से बजट नहीं दिया जाएगा। स्कूल्स नॉन सैलरी बजट से सफाई से मुतल्लिक सामान खरीदेंगे। बच्चों को सिर्फ अंग्रेजी, रियाजी और साइंस के मज़ामीन पढ़ाए जाएंगे। क्लासेज में डेस्क के दरमियान 1 मीटर का फासला रखा जाएगा, जबकि स्कूलों में असेंबली, खेलों और इज्तिमा पर पाबंदी होगी। कैमरा टीम के साथ आतिफ परवेज, लाहौर न्यूज। रिपोर्ट आपने देखी है। इसी पे बात करने के लिए नुमाइंदा लाहौर न्यूज आतिफ परवेज हमारे साथ मौजूद है। आतिफ, बताइएगा, वफाकी वजीर तालीम की जानिब से ऐलान तो कर दिया गया है कि 15 सितंबर से तालीमी इदारे खुल जाएंगे। क्या कंफर्म किया गया है या फिर अभी मजीद मीटिंग्स होंगी, हालात का जायजा लिया जाएगा? हाँ जी, बिल्कुल ऐसा ही है। अभी तो इस हवाले से 2 और मीटिंग्स होनी है। 1 अगस्त के शुरू में और 1 अगस्त के आखिर के हफ्ते में जो है इस हवाले से मीटिंग्स होगी। ऐलान कर दिया गया है और ऐलान के मुताबिक अगर सूरत हाल ऐसी ही रही, बेहतर होती रहती है और कोरोना का ज्यादा खतरा नहीं होता, तो फिर जो है 15 सितंबर से तमाम जो मुल्क भर के तालीमी इदारे हैं, मदारिस हैं, टेक्निकल एजुकेशन के इदारे हैं, उनको खोल दिया जाएगा, जिनमें कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी, स्कूल शामिल है। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी ऐलान किया है कि जो कुछ एग्जाम प्रोफेशनल है, जैसे मेडिकल का, इंजीनियरिंग का एंट्री टेस्ट है, ये टेस्ट जो है वो भी मुनक्किद किए जा सकते हैं। मदारिस के जो है इम्तहानात जो रुके हुए थे वो भी मुनक्किद किए जा सकते हैं। और इसके साथ उन्होंने कहा कि जो 20 जुलाई तक जो है वो SOPs तालीमी इदारों की तरफ से जो भिजवाए जाए। और 1 सितंबर के बाद उन्होंने ये भी कहा है कि जो यूनिवर्सिटीज में PhD स्कॉलर जिनकी लैब के कोई काम थे उनको भी बुलाया जा सकता है। और 1 सितंबर के बाद उन बच्चों को भी यूनिवर्सिटीज बुलाया जा सकता है और हॉस्टल ऑपरेशनल किए जा सकते हैं। आतिफ, अब हमें ये बताइए कि ये फैसला तो सामने आ गया है, लेकिन SOPs पर अमल दरामद करवाना बहुत ज्यादा जरूरी है। ब्रेक नहीं होगी, खेलों की सरगर्मियां नहीं होंगी, ये तो मान लिया गया। क्या स्कूल की टाइमिंग्स भी कम कर दी जाएगी और कौन कौन से मज़ामीन पढ़ाए जाएंगे, ये बताइए। जी, जो महकमा स्कूल एजुकेशन की जानिब से इब्तदाई SOPs तैयार किए गए हैं उसके मुताबिक तो यही है कि ब्रेक जो है वो स्कूलों में कम होगी, ना होने के बराबर होगी। इसके साथ जो खेलों की सरगर्मियां हैं उन पे भी पाबंदी होगी। और इसके साथ जो दीगर अहकामात जारी किए गए हैं कि अगर स्कूलों में डेस्क लगेंगे, क्लासेस होंगी, तो उसको आमतौर पर खुले में लगाने की कहा गया है, हिदायत की गई है। और SOPs में कहा गया है कि 1 मीटर का उसमें वक्फा भी रखा जाए और जो रोजाना बच्चे आए और उनका जो है बुखार चेक किया जाए, मास्क के बगैर जो है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आतिफ परवेज, आप हमारे साथ मौजूद रहे। गवर्नमेंट की जानिब से ऐलान तो कर दिया गया है, SOPs तो बहुत अच्छे तैयार किए गए हैं, लेकिन बात होती है इम्प्लीमेंटेशन की। और जो हमारे गवर्नमेंट के स्कूल है, एक क्लास में तकरीबन 80, 90, 100 तक बच्चे बैठते हैं
और एक एक बेंच पर 3-3 बच्चे बैठते हैं। जब बेंचेस दूर दूर होंगे, 1 मीटर का फासला होगा, कैसे ये SOPs पर अमल दरामद होगा? यकीनी तौर पर महकमा स्कूल के लिए भी एक बड़ा चैलेंज होगा। यहाँ पर वक्त एक शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, आपकी सेहत के मसाइल के हवाले से बात करेंगे और एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम जो आजकल, पहले तो समझा जाता था कि सिर्फ बड़ों में होता है, लेकिन आजकल हम लोग देखते हैं कि जो नॉर्मल एज के लोग हैं उनमें भी हाई ब्लड प्रेशर का मसला बहुत ज़्यादा कॉमन होता जा रहा है। ये किस वजह से होता है? हाइपरटेंशन है क्या? चिकनाई का इसमें कितना अमल दखल है? और हाइपरटेंशन वाले लोगों के लिए चिकनाई खाना कितना खतरनाक हो सकता है? इन तमाम मामलों पे बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद होंगी जी जोहा सुहेल हैं, माहिर ग़िज़ाइयात। जोहा, प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। सबसे पहले हमें बताइए कि ये हाइपरटेंशन वाले जो लोग हैं, इनके लिए चिकनाई का इस्तेमाल कितना खतरनाक है? अगर ये चिकनाई का इस्तेमाल करते हैं तो फिर कैसे कर सकते हैं? फैट्स हाइपरटेंशन वाले पेशेंट्स के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसर्न होता है। उनमें मैं पेशेंट्स को इस तरह से एक्सप्लेन करती हूँ कि जो फैट्स आपके रूम टेम्परेचर के ऊपर जमे हुए होते हैं, आपकी बॉडी में जाकर भी, आपके खून के शरियानों में जाकर वो बिल्कुल वैसे ही जम जाते हैं। तो कोशिश ये करें कि ऐसे फैट्स का इस्तेमाल करें जो रूम टेम्परेचर के ऊपर जमे हुए ना हो, जो रूम टेम्परेचर के ऊपर पानी की तरह लिक्विड हो। अब क्वेश्चन ये आ जाता है कि रूम टेम्परेचर के ऊपर कौन से फैट्स जमे हुए हो? तो उसमें सबसे पहले आपके हाइड्रोजनेटेड फैट्स आते हैं, जिसपे बनास्पति घी आ जाता है, बटर आ जाता है, मक्खन आ जाता है। ऐसे फैट्स के इस्तेमाल से परहेज करें, क्योंकि ये आपकी बॉडी में जाकर बिल्कुल वैसे ही जमेंगे जिस तरह से रूम टेम्परेचर के ऊपर जमे हुए होते हैं। इसके अलावा इन पेशेंट्स के लिए कौन से फैट्स बेहतर हैं कि जिसका इस्तेमाल ये अपनी डाइट में अगर करते हैं तो उनकी सेहत के ऊपर कोई नुकसानदेह जो असरात हैं वो नज़र नहीं आएंगे। हाइपरटेंशन वाले पेशेंट्स जो हैं वो ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं, वो मस्टर्ड ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं जिसको हम लोग सरसों का तेल कहते हैं। इसके अलावा कैनोला ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये 3 ऑयल ऐसे हैं जो ब्लड प्रेशर वाले पेशेंट्स के लिए बहुत मददगार साबित होते हैं, उनकी खून की शरियानों की सेहत को भी बेहतर करते हैं और इसके अलावा जो बैड कोलेस्ट्रॉल बॉडी में जम रही होती है उसको भी निकालने में हेल्प आउट करते हैं। क्योंकि जो ऑलिव ऑयल है हमारे पास, उसके अंदर एक प्रॉपर्टी है कि वो HDL को बनाता है। HDL हमारी बॉडी का एक ऐसा लिपिड है, एक ऐसा लाइपोप्रोटीन है जो बॉडी की सेहत के लिए बहुत बेहतरीन है। जितना अच्छा आपके HDL लेवल्स होंगे उतने अच्छे तरीके से जो बॉडी में बैड फैट है, बैड कोलेस्ट्रॉल है, वो उसके थ्रू बाहर निकलता जाएगा। तो कोशिश ये करें कि इन 3 ऑयल्स का अपनी डाइट में इस्तेमाल ज़्यादा रखें और जो हाइड्रोजनेटेड फैट्स हैं, जो ऐसे फैट्स हैं जो रूम टेम्परेचर के ऊपर जमे हुए, उनके इस्तेमाल से परहेज़ करें। और बहुत से लोग क्या करते हैं कि वो गुड फैट्स तो इस्तेमाल कर रहे होते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा फ्राइंग और बहुत ज़्यादा एक्सेसिवली उनको जब कुक कर लेते हैं तो उसके थ्रू भी उनकी जो स्ट्रक्चर है वो ख़राब हो जाता है, वो ट्रांस फैट में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो जब एक नॉर्मल फैट, एक गुड फैट ट्रांस फैट में कन्वर्ट होते हैं तो वो भी आपके खून की शरियानों को उसी तरीके से नुकसान पहुंचाते हैं जिस तरह से एक बैड फैट आपकी खून की शरियानों को नुकसान पहुंचा रहा होता है। इसके अलावा अंडे के बारे में बहुत ज़्यादा लोग कंसर्न होते हैं कि अंडे के अंदर जो कोलेस्ट्रॉल मौजूद है वो हमारे ब्लड प्रेशर को बढ़ाती है, जबकि ऐसा नहीं होता। अंडे के अंदर जो कोलेस्ट्रॉल मौजूद है वो गुड कोलेस्ट्रॉल है, वो आपकी बॉडी में जाकर अच्छी वाली कोलेस्ट्रॉल बनाती है जिसको हम HDL कहते हैं। तो अंडे का इस्तेमाल ब्लड प्रेशर के पेशेंट ज़रूर कर सकते हैं क्योंकि इसके थ्रू उनकी बॉडी में गुड कोलेस्ट्रॉल जाएगी जो उनकी बॉडी में से बैड कोलेस्ट्रॉल को स्वाइप आउट करने में रोल प्ले करती है। अच्छा जोहा, चिकनाई का तो आपने बता दिया कि किस किस फॉर्म में इस्तेमाल की जा सकती है, कौन सी चिकनाई खतरनाक हो सकती है। अब हमें ये बताइए कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको पता ही नहीं होता कि वो हाइपरटेंशन के मरीज बन चुके हैं या फिर उनका ब्लड प्रेशर कितना रह रहा है। अच्छा सिद्रा, जब हम बात करते हैं कि नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होना चाहिए तो उसमें आ जाता है कि 120/80 mmHg आपका नॉर्मल ब्लड प्रेशर है, यानी कि सिस्टोलिक 120 होना चाहिए जिसको लोग ऊपर वाला ब्लड प्रेशर कहते हैं, और 80 डायस्टोलिक जिसको नीचे वाला ब्लड प्रेशर कहते हैं उतना होना चाहिए। इससे ज़्यादा या इससे कम ब्लड प्रेशर जो है वो हमारी बॉडी के लिए दोनों सूरतों में बहुत ज़्यादा नुकसानदेह साबित हो सकता है। इसके अलावा जब हम बात करते हैं कि ब्लड प्रेशर होने के, हाइपरटेंशन होने के रीजंस क्या क्या आ जाते हैं तो उसमें सबसे पहली रीज़न हमारे पास सिगरेट नोशी आ जाती है, सिगरेट स्मोकिंग। जो लोग बहुत ज़्यादा सिगरेट नोशी करते हैं, सिगरेट स्मोकिंग करते हैं, उनकी खून की शरियानें बहुत ज़्यादा टाइट होना शुरू हो जाती हैं, बहुत ज़्यादा नैरो होनी शुरू हो जाती है। तो जितनी ज़्यादा आपकी नैरो ब्लड वेसल्स होंगी उतना आपका जो खून है उसके अंदर बहुत प्रेशर के साथ मूव करेगा और अल्टीमेटली बॉडी में हाइपरटेंशन का मसला जो है वो नज़र आएगा। इसके अलावा वो लोग जो किसी भी किस्म की फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते, जो पूरा दिन सिर्फ बैठे रहते हैं और खाना कंज्यूम करते रहते हैं, उसको बर्न आउट नहीं करते, उसको एक्सपैंड नहीं करते, उनकी बॉडी में
बहुत ज़्यादा रिस्क होता है कि वो हाइपरटेंशन में आते जाएंगे। इसके अलावा वो लोग जो ओवरवेट होते हैं, जिनका वज़न बहुत ज़्यादा होता है, उनकी हाइट के अकॉर्डिंग उनका वज़न बहुत ज़्यादा होता है, जो ओबेसिटी के अंदर आ रहे होते हैं, उन लोगों में बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि उनका ब्लड प्रेशर जो है वो हाइपरटेंशन की तरफ आएगा, वो बढ़ने की तरफ जाता जाएगा। इसके अलावा जेनेटिक्स एक बहुत इंपॉर्टेंट एक रिस्क फैक्टर है ब्लड प्रेशर का। वो लोग जिनकी फैमिली के अंदर जेनेटिक्स में ब्लड प्रेशर रन कर रहे हैं, उनके पेरेंट्स को था, उनके 4 पेरेंट्स को था, अगर उनमें ब्लड प्रेशर का मसला था तो बहुत ज़्यादा चांसेस ये होते हैं कि वो मसला जो आने वाली जनरेशन है या जो आप हैं, जो प्रेजेंट जनरेशन है, उसमें भी वो आ सकते हैं, क्योंकि हमारे जीन्स जो हैं वो हमारी फैमिली के अकॉर्डिंग उनके ऊपर कोड होते हैं। तो अगर फैमिली के अंदर जेनेटिक कोडिंग में है कि ब्लड प्रेशर एक स्पेसिफिक एज में जाकर सबको हो रहा है, तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि वो आपको भी हो सकता है। लेकिन उसके रिस्क को हम रोक सकते हैं अपनी डाइट को बेहतर बनाकर, अपनी लाइफस्टाइल को बेहतर बनाकर हम उसके रिस्क को रोक सकते हैं, ताकि उसका जो ऑनसेट है वो थोड़ी देर बाद हो। जोहा, अब लाइफस्टाइल को कैसे बेहतर बनाना है, ग़िज़ाएं कौन सी इस्तेमाल करनी है उन लोगों ने जो कि हाइपरटेंशन के पेशेंट्स बन चुके हैं? कौन कौन सी खुराक वो नहीं खाएंगे और कौन कौन सी खुराक का ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे? बिल्कुल सिद्रा, ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स को हम लोग डैश डाइट या मेडिटेरेनियन डाइट रिकमेंड करते हैं। डैश डाइट से मुराद डाइटरी अप्रोचेस टू स्टॉप हाइपरटेंशन, यानी कि ऐसी डाइट जिसमें हम लोग पेशेंट्स को ऐसी चीज़ें रिकमेंड करते हैं जो उनकी बॉडी में ब्लड प्रेशर को होने से रोकती हैं। अगर हम बात करते हैं दूध और दूध से बनी वाली अशिया के बारे में, तो उसमें हम पेशेंट्स को रिकमेंड करते हैं कि आपने दूध कंज्यूम ज़रूर करना है, लेकिन कोशिश ये करें कि दूध को 2 मरतबा बॉयल कर लें। 2 मरतबा जब आप बॉयल करेंगे, दोनों दफ़ा जो क्रीम उसके ऊपर आएगी उसको आपने रिमूव कर लेना और वो वाला दूध आपने फिर कंज्यूम करना है। बहुत से लोग अगर होम बेस्ड स्किम मिल्क नहीं कंज्यूम करते तो बेशक मार्केट से लो फैट मिल्क या स्किम मिल्क कंज्यूम करें, ताकि मिल्क के अंदर जो फैट मौजूद है उसके थ्रू उनकी जो खून के शरियानों की सेहत है वो ख़राब ना हो सके। इसके अलावा बहुत से लोग दही कंज्यूम करते हैं, तो दही भी अगर घर में बना रहे हैं तो कोशिश ये करें कि मिल्क को पहले लो फैट करें, उसमें से क्रीम मलाई रिमूव करें, फिर दही बनाएं। इसी तरह से अगर आप कॉटेज चीज़ भी घर में बना रहे हैं तो ऐसी दूध की बनाएं जिसमें आपके पास फैट की मिकदार बहुत कम मौजूद हो। इसके अलावा जब हम बात करते हैं फलों और सब्जियों के ग्रुप के हवाले से, हाइपरटेंशन एक ऐसी बीमारी है जिसमें फलों का इस्तेमाल और सब्जियों का इस्तेमाल पेशेंट में हम लोग 2 गुना बढ़ा देते हैं। यानी कि एक दिन में हाइपरटेंशन वाले पेशेंट्स को 4 से 5 फल और सब्जियां कंज्यूम करनी चाहिए, और कोशिश ये करें कि वो फल और सब्जियां जो उनके छिलके के साथ कंज्यूम कर सकते हैं उनको उनके छिलके के साथ कंज्यूम करें, ताकि छिलके के थ्रू जो इनसॉल्युबल फाइबर आपकी बॉडी में जाएगा उसके थ्रू भी आप अफादियत हासिल कर सकें। इसके अलावा जब हम बात करते हैं अजनास के हवाले से, जिसमें हमारे रोटी चावल आ जाते हैं, रोटी चावल में जो हमारे पास हाइपरटेंशन के पेशेंट्स आते हैं उनमें कोशिश ये करनी चाहिए कि छान वाली रोटी का, छान वाले आटे का इस्तेमाल करें। बहुत से लोग सफ़ेद आटा इस्तेमाल कर रहे होते हैं। जितना ज़्यादा आप सफ़ेद आटा इस्तेमाल करेंगे, जितना ज़्यादा मैदे वाली अशिया इस्तेमाल करेंगे, आपकी बॉडी में जाकर वो दोबारा फैट में कन्वर्ट होनी शुरू हो जाती है। जितनी ज़्यादा वो फैट में कन्वर्ट होंगी उतना आपकी जो खून के शराने वो फिर से ब्लॉक होनी शुरू हो जाएंगी, उनके जो डायमीटर है वो नैरो होता जाएगा, उनका साइज़ तंग होता जाएगा। तो कोशिश ये करें कि ऐसे आटे का इस्तेमाल करें जिसमें उसका छान, उसका फाइबर एडेड हो, ताकि आपकी बॉडी में फाइबर भी जा सके और वो खून की शरानियों की सेहत को ख़राब ना करे। इसके अलावा जब हम फैट ग्रुप की बात करते हैं, चिकनाई के ग्रुप के हवाले से जब बात करते हैं, तो उसमें जो आपके सारे हाइड्रोजनेटेड फैट्स हैं उनको अवॉइड करना है और गुड फैट्स को इस्तेमाल करना है, जिसमें आप लोग मछली को इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन कोशिश ये करें कि मछली को आप लोग जब कुक कर रहे हैं तो उसके अंदर आप उसको डीप फ्राइंग की तरफ मत लेके जाएं। उसको आप सिंपल जो है बॉयल करके इस्तेमाल कर सकते हैं या इवन थोड़ा सा स्टीम करके इस्तेमाल कर सकते हैं, और गुड फैट्स को अपनी डाइट में इनकॉर्पोरेट करें। इसके अलावा जब हम बात करते हैं प्रोटीन्स के हवाले से कि प्रोटीन्स में हम लोग किन किन चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो कोशिश ये करें कि रेड मीट का इस्तेमाल अपनी डाइट में कम करें, जिसमें मटन, बीफ आ जाते हैं, क्योंकि मटन बीफ में हमारे पास फैट की अच्छी खासी अमाउंट मौजूद है, और जितनी ज़्यादा मटन बीफ के थ्रू फैट्स कंज्यूम करेंगे उतना आपकी सेहत के लिए ख़राब है। कोशिश ये करें कि अगर मीट कंज्यूम करना है तो उसमें आप चिकन कंज्यूम कर सकते हैं या फ़िश कंज्यूम कर सकते हैं, क्योंकि फ़िश में हमारे पास गुड फैट मौजूद है। जो मुफाज आ जाते हैं वो आपकी सेहत के लिए भी बेहतरीन होते हैं। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स फ़िश में मौजूद होते हैं, जिसके थ्रू आप उसके थ्रू अफादियत हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा जब हम प्रोटीन्स के अंदर बात कर रहे हैं तो उसमें आप दालें कंज्यूम कर सकते हैं। हाइपरटेंशन के पेशेंट्स को अगर यूरिक एसिड का मसला नहीं है, अगर उनकी किडनीज का कोई इशू नहीं है, तो बिल्कुल वो दालों का इस्तेमाल अपनी डाइट में कर सकते हैं और इसके थ्रू वो अफादियत भी हासिल कर सकते हैं।
बहुत शुक्रिया जोहा सुहेल, आप हमारे साथ मौजूद रही और हमें बता रही थी खास तौर पर उन पेशेंट्स के हवाले से जो कि हाइपरटेंशन का शिकार हो चुके हैं, ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है, किस तरह से वो अपने लाइफस्टाइल को बेहतर कर सकते हैं, कौन कौन से ग़िज़ाएं खा सकते हैं और कौन कौन सी ग़िज़ाओं से ज़रा उन्हें हाथ खींच के रखना चाहिए। आगे बढ़ते हैं जी, बात करते हैं कुछ गुज़िश्ता रोज़ एक और अफसोसनाक वाक़या हमने देखा जिसमें देखा गया है जी, एक बच्ची जो कि 8 साला है और एक घर में वो मुलाजमत करी थी, घरेलू मुलाजमत थी, लेकिन मुसलसल वो जो घर के मालिकान थे उनकी जानिब से उस पर तशद्दुद किया जाता था। वो बच्ची बेचारी इतनी मासूम सी, कल बाकायदा तौर पर बता रही थी खुद से कि इल्ज़ाम लगाया जाता था उस पर कि वो उनके बच्चों का दूध चुरा कर पी लेती थी या फिर उसको मारा जाता था, उसको जलाया जाता था। इस तरह के मामलात पर बाकायदा तौर पर कार्रवाई की गई है और उस बच्ची को बाजियाब करवाया गया है चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो की जानिब से। क्या मामला रहा, इस पर क्या पेशरफ्त हुई है, बात करेंगे। नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ जुनैरा इलियास हमारे साथ मौजूद हैं। जुनैरा, बताइएगा इस मामले के हवाले से। बिल्कुल सुनिए, अगर इस हवाले से बात की जाए तो लास्ट जो डे था काफी अफसोसनाक वाक़या ये सामने आया कि 8 साल बच्ची सना को मारा जाता रहा और 5 रोज तक उसे तशद्दुद का निशाना बनाता रहा और साथ ही साथ जो है उसे 5 रोज तक खाने पीने को भी कुछ नहीं दिया। इल्जाम यह आयद किया है कि बच्चों का दूध जो है वो चुरा कर पीती रही है और बच्ची को जो अगर बहाना दिया जाता था उसके हवाले से बात करें तो 5000 बहाना देखते शायद वो ये समझ रहे थे कि उन्होंने बच्ची को खरीद लिया और हर तरह से उसको टॉर्चर कर सकते हैं। तो बच्ची के जिसम के जगह जगह जो है निशानात जो है वो मिले हैं, जिसमें बच्ची के इतराफ के मुताबिक ये है कि उन्होंने उसको गर्म चूल्हों से जलाया और उसके बाद गर्म पानी से बच्ची गर्दन पे फेंका और जिसमें निशानात जो है बच्ची की बॉडी पे अभी मौजूद है। जबकि बर्वक्त कार्रवाई चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो की जानिब से की गई और उसके बाद बच्ची को बाजियाब करवा लिया गया है और बच्ची का प्रॉपर मेडिकल करा के गुज़िश्ता रोज़ ही मुलज़िम को FIR भी उसके खिलाफ लॉन्च करवा दी गई है, जो कि हमाद रजा वाक़ा टाउन में रहने वाले एक शख्स हैं, उनकी घरी बच्ची काम कर रही थी और गुज़िश्ता रोज़ ही पुलिस ने उनके खिलाफ कार्रवाई करते हुए उनको गिरफ्तार भी कर लिया। और साथ ही इससे माहिरीन ने भी बात की कि पहली बात तो बहुत ज़्यादा छोटी है, 8 साल बच्ची को कोई भी जुनैरा, हमें ये बताइएगा कि मालिकान की से बात हुई होगी, उनकी जानिब से क्या कहा जा रहा है कि क्यों बच्ची के साथ इस तरह का रवैया रखा जाता था, और दूसरा ये कि अब इस मुकदमे में पेशरफ्त क्या होगी, चेयरपर्सन चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो की जानिब से क्या कहा जा रहा है? चेयरपर्सन चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो की जानिब से तो यही कहा जा रहा है कि इंसाफ जो मिलेगा इस बच्ची को और मुलज़िम के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। जबकि ह्यूमन राइट्स के मिनिस्टर एजाज आलम ने भी सख्त कार्रवाई का ऐलान कर दिया और उन्होंने भी ये कहा कि हम ब्यूरो के साथ खड़े हैं और मुलज़िम को सख्त सजा दी जाए ताकि कल को इस तरह के वाक़यात मज़ीद सामने ना आए। जबकि कार्रवाई के दौरान अभी तफ्तीश जो है वो जारी है और अभी तक हमाद रजा के बहुत शुक्रिया जुनैरा इलियास। अफसोसनाक वाक़े के हवाले से आप हमें डिटेल्स भी बता रही थी और ये भी बताया कि मुकदमा दर्ज हो गया, बाकायदा तौर पर चाइल्ड प्रोटेक्शन इस केस को देख रहा है और कोशिश की जाएगी कि जो भी मुलज़िमान हैं उनको सजाएं मिल जाएं ताकि आने वाले वक्त में सोसाइटी में इस तरह के रवैये ना देखे जाएं। आगे बढ़ते हैं जी, एक और मामला यकीनी तौर पर मैं बात करूंगी मतवसत तबके के हवाले से, गरीब लोगों के हवाले से। गरीब की पहुंच से तो बहुत दूर हो गया जी सोना, और जो मतवसत तबका है उसके लिए भी किसी बच्चे की शादी करना हो तो पहले देखा जाता था कोई 1, 2, 3 तोले सोना डाल दिया जाता था, लेकिन अब सोने ने ऐसी उड़ान भरी है, इतना महंगा हो गया है कि अब मीडियोकर्स की पहुंच से भी दूर होता जा रहा है। इसकी वजह क्या है कि पूरी दुनिया में लॉकडाउन है, पूरी दुनिया में कोरोना वबा फैल चुकी है, हालात माशी तौर पर बिगड़ते जा रहे हैं, लेकिन सोने की इंडस्ट्री है कि चमकती जा रही है, सोना महंगा होता जा रहा है। बात करेंगे जी, मेरे साथ मौजूद है लुबना भयात साहिबा है, सदर है आप लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स की। प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं। बहुत शुक्रिया जी, आई एम स्टिल द प्रेसिडेंट, सो थोड़ा सा करेक्शन। अच्छा चलिए जी, ये साबित नहीं बल्कि मौजूदा प्रेसिडेंट है, माफ कीजिए। अच्छा लुबना साहिबा, मुझे ये बताइए कि ये गरीब की पहुंच से तो बहुत दूर हो गया, ये तो मेरा ख्याल है कि डायमंड वाली सूरत हाल हो गई है। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं बात, लेकिन थोड़ा सा इसमें हमें समझने की जरूरत पड़ेगी कि सोना भी एक कमोडिटी है। हाँ। तो मैं इसका इकोनॉमिक आपको एक बात करूंगी। हाँ। जी, तो उसमें यह है कि जहाँ ये एक कमोडिटी है जिसमें लोग इन्वेस्ट करते हैं और हाँ। इसका जो एक कीमत है वो एक आलमी मंडी में जो है वो एक तयन होता है। हाँ, हाँ। तो जब भी ऐसा होता है कि क्योंकि कोविड हुआ, लॉकडाउन हुआ, पेंडेमिक हुआ, जिसकी वजह से जो इंटरेस्ट रेट्स हैं वो बिल्कुल नीचे गिर गए। हमारे यहाँ तो शायद अभी 6-7% है, लेकिन जो इंटरनेशनल मार्केट्स में तो वो नेगेटिव पे हैं। तो लोगों ने अपना जो एक सरमाया है उसको निकाल के उन्होंने कमोडिटीज़ की मार्केट में डाल दिया। तो जब आपके किसी भी कमोडिटी की डिमांड बढ़ती है तो उसकी प्राइस बढ़ जाती है। इसका तो एक जो है ये एक इकोनॉमिक जो है इसका एक थोड़ा सा जो है एक्सप्लेनेशन है।
लेकिन जहाँ तक आपने बात की कि हमारे यहाँ जो है वो लड़कियों को सोना दिया जाता है और उनको जेवरात दिए जाते हैं शादी पर, और शादी का ये एक बहुत लाजमी एक जुज़ बन गया है, उसमें मैं लाजमी तौर पे आपसे बात करना चाहूँगी कि ठीक है, हमारी एक जो है एक ट्रेडिशनल सोच है और वो जो है वो इस्लामी सोच नहीं है, वो है कल्चरल सोच। कल्चरल सोच क्यों है? क्योंकि हम लोगों का जो है वो जहेज पूरा ही नहीं होता लुबना साहिबा जब तक सोना कोई 4-5 और बाकायदा तौर पर जो है वो सोने के लिए तो वालिदैन इतने परेशान होते हैं, माँ अपने जो जेवरात होती है वो संभालती रहती है। नहीं जी, आप ये कह रही हैं जोड़ा जाता है कि हमने बेटी को गोल्ड डालना है, तो बच्ची पैदा होती है तो सोना खरीदना शुरू कर देते हैं कि जी हाँ अच्छा जी ये मैंने सोना ले लिया, बेटी को डालना है, बिकॉज ये वो अपनी इन्वेस्टमेंट समझते हैं कि सोने को आप किसी भी वक्त बेच सकते हैं, बिकॉज ये इट्स लाइक कैश। लेकिन जिसमें दो चीजें हैं, एक तो ये है कि जो ये ट्रेडिशन है वो हमारा इस्लामी ट्रेडिशन नहीं है, ये हिंदुआना ट्रेडिशन है। आप देखिए कि जब उनकी जो है दिवाली आती है तो सोना खरीदना उनके लिए एक मजहबी एक जो है रस्म है कि आपने सोना खरीद के खातून को देना है। तो ये हमारी बहुत ही अरसे से ये एक ट्रेडिशन चला आ रहा है। मैं यहाँ पे जरूर आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से कहना चाहूंगी कि जब एक बच्ची पैदा होती है, बजाय इसके कि आप उसके लिए सोना खरीदें, आप क्यों नहीं उसकी जो है इकोनॉमिक एम्पावरमेंट की बात करते हैं। ठीक है, मैं अभी हम लोग चेंबर को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, विमेन एंटरप्रेन्योर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो खवातीन जो घर से काम करती हैं। हम ऐसी बच्चियों को ये क्यों नहीं करते हैं कि ये पैसे हैं बेटा, इससे तुम छोटा सा बुटीक खोल लो, ये पैसे हैं बेटा उससे तुम कोई पार्लर खोल लो, कोई हुनर सीख लो। तो हम लोग ये जो इन्वेस्टमेंट है वो उसकी अगर स्किल डेवलपमेंट में लगा दें तो वो भी एक जो है वो माशरे की ना सिर्फ वो अपने बाप का हाथ बटा सकती है, वो अपने आगे मुस्तकबिल में खामन का हाथ बटा सकती है, उनकी जो है वो घर में इकोनॉमिकली इम्पैक्ट कर सकती है। और फिर मुल्क की जीडीपी में आप देखिए, सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ, हम लोग 48% हैं पॉपुलेशन, और जो है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के मुताबिक से जो है पाकिस्तान में खवातीन का जो है वो जीडीपी में हिस्सा जो है वो सबसे कम है। वो हम लोग 151 की जो है लिस्ट है उसमें हमारा नंबर 149 है। दैट मीन्स समथिंग वी आर डूइंग रॉन्ग। आप 48% आबादी को जो है वो आप बिल्कुल टोटली जो है वो इकोनॉमी से जो है वो अलग 51% अब तो बताया जा रहा है, जो नई रिपोर्ट्स आ रही है कि खवातीन मर्दों से ज्यादा आबादी बढ़ गई है खवातीन की। लुबना साहिबा मुझे ये बताइए कि ये आपने बड़ी अच्छी बात की है कि इसको अब ये सोने को जो है ना जहेज के साथ या शादी के साथ जोड़ना अब छोड़ देना चाहिए। बहुत सारी लड़कियों की शादी नहीं होती कि सोना इकट्ठा नहीं होगा, इतने पैसे नहीं है कि सोना खरीदा जाए, और सोने के बगैर शादी होना हमारी सोसाइटी में ऐसा लगता है कि नामुमकिन सी चीज। मेरा ख्याल है ये नौजवानों के लिए बहुत जरूरी है कि ऐसे क्यों नहीं कोई कैंपेन्स होती कि लोगों को समझा दिया जाए कि भाई निकल आओ इन चीजों से, अब कोई अपना काम शाम करो, खुद अपने पैरों पे खड़े हो जाए खवातीन। जी बिल्कुल, यही तो आपके प्रोग्राम से मैं ये बात करना चाह रही हूँ कि और मैं मुखातिब हो रही हूँ उन तमाम बच्चों से जो कि मतलब अभी उन लड़कों से और उन मर्द हजरात से जिनकी भी शादी होनी है, आप खड़े हो जाएं। आप कहें मुझे एक पढ़ी लिखी खातून चाहिए, मुझे एक इकोनॉमिकली एम्पावर्ड खातून चाहिए, मुझे सोना नहीं चाहिए। आप देखिए कि अगर जो सोना है, आपने सोना उठाया, कितने सबके सोने जो है वो लॉकर्स में पड़े हैं, बिल्कुल, और आप उसको सोने को जमा करते रहते हैं, वो सोनों पे लड़ाइयाँ हो रही होती हैं, सब कुछ होता है। द थिंग इज कि अगर आप स्किल सिखा देंगे, वो कहते हैं ना कि आप जो है वो मछली पकड़ के ना दे बल्कि मछली पकड़ना सिखा दें। तो अगर आप मछली पकड़ना सिखा देंगे तो वो सारी उम्र खाती रहेगी पकड़ के। सो द थिंग इज कि अभी जो हालात आए हुए हैं हम लोगों का जो है, वी आर इन 21st सेंचुरी, आगे दुनिया कहाँ के कहाँ पहुंच चुकी है, हम उसे ट्रेडिशंस में बैठे हैं। हम कब तक इन ट्रेडिशंस को जो है वो। अच्छा लुबना साहिबा, हमारा गवर्नमेंट का बाकायदा पूरा एक डिपार्टमेंट है, विमेन एम्पावरमेंट डिपार्टमेंट, क्या कर रहा है वो, कहाँ पर है? मुझे सिर्फ वो 8 मार्च को नजर आता है जब वो रोड्स पे कुछ रैलियां होती हैं या कुछ तकारीर होती हैं। सारा साल मैंने नहीं देखा कि कोई काम हो रहा हो, या फिर जो इस तरह के बुरे रस्म रिवाज है कम से कम सोसाइटी को उन्हीं से निकाल लिया जाए। बहुत ना से कुछ लोग ही बदल जाएंगे। देखिए जी, मेरा ख्याल है कि ये आपकी बात दुरुस्त है कि कुछ ही गवर्नमेंट का, हम क्यों हर वक्त गवर्नमेंट की तरफ देखते हैं। मैं सिर्फ आपसे ये क्वेश्चन करूंगी क्योंकि हमारा हर चीज होती है जी बंदा जो है ना गवर्नमेंट ठीक कर, लेकिन गवर्नमेंट का इदारा बना हुआ है, तनख्वाहें दी जा रही हैं, उन्होंने लोगों को ड्राइव करना है, रास्ता आप सही कहती हैं। लेकिन द थिंग इज कि ये जो इतना बड़ा इशू है, एक हैबिचुअल इशू है। आपने देखा कि अब कोविड में उनको कहते रह गए पूरी कौम को कि आप ख्याल करें, लेकिन सब पहुंचे हुए थे शॉपिंग करने, और जिसकी वजह से उन्होंने बहुत सारे लोगों ने बहुत बड़ी प्राइसेस भी दी, अपनी जानों का जो है ना वो प्राइस दी, और ह्यूज उसका जो है इम्पैक्ट हुआ।
तो बात ये है कि आपको एक चीज़ की समझ आनी चाहिए कि हमें एक इंडिविजुअली, सबसे पहले तो ये है कि हम एक जिंदा कौम हैं, हम पढ़े लिखे हैं, हमारे पढ़े लिखे बच्चे आज आपके प्रोग्राम के तवज्जो से जो माँ बाप देख रहे हैं, मैं उनको कहती हूँ कि प्लीज़ आप लोग उन लड़कों को चुने। ज़रूरी नहीं है जी शादी हो जाए आपके दिमाग में सिर्फ शादी सवार होती है। और जैसे बच्ची पैदा होती है जी बस इसकी शादी जहेज इकट्ठा करना, शादी कर दो जी, जहेज इकट्ठा करो, शादी कर दो। बिल्कुल ऐसे ये नहीं होता कि ये बच्ची जो है वो क्यों ना एक जो है ना वो एक एंटरप्रेन्योर बने, ये बच्ची एक अपने पांव पे खड़ी हो, ये बच्ची हमारे लिए हमारा बेटा बन जाए। तो बच्चियों जितना इन्वेस्टमेंट वो बेटों पे करते हैं, अगर वो उतनी इन्वेस्टमेंट बेटियों की जो है वेलबींग पे, उनकी एजुकेशन पे, उनकी स्किल डेवलपमेंट में करें और उनको जो है उनको ट्रस्ट करें। आप देखिए कि जितनी भी माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट्स हैं जो कि औरतों को कर्जे देते हैं, बहुत कम शरह है कि उसमें डिफॉल्ट हो। सही, बहुत कम शरह है। आप ये देख लीजिए कि इवन कोविड की आप मिसाल दे दीजिए कि जितनी जो खवातीन जहाँ पर प्राइम मिनिस्टर्स थी, वो तमाम के तमाम कंट्रीज जो है वो इस वक्त फ्लरिश कर रहे हैं, कोरोना फ्री हो चुके हैं। न्यूजीलैंड ले लें, आप जर्मनी ले लें, डूइंग वेरी वेल। तो जहाँ जहाँ खवातीन थी वहाँ पे मैं ये नहीं कह रही हूँ माजरत के साथ मर्द हजरात के साथ, लेकिन मिसालें बता रही है ना, ये तो मिसालें बता रही है। अल्लाह ने औरत को पैदा इसी तरह किया, वी आर मल्टीटास्कर। हम लोग जहाँ पर जो है वो एक मर्द जो है वो एक उसके लिए ब्लैक एंड व्हाइट है, हम ग्रे एरिया में भी सोचते हैं। तो उसमें जरूरी ये है कि अच्छा लुबना साहिबा, ये जो तोले की कीमत है ये 2800 रुपये एकदम से महंगा हो गया है। मुसलसल हम देख रहे हैं कभी 800 रुपये, कभी 400 रुपये, इतने हर रोजाना की बुनियाद पे इतनी कीमत बढ़ रही है। अब ये 1,09,000 रुपये की सतह पर पहुंच गया है। आने वाले वक्त में क्या ये नीचे आएगा? मेरा ख्याल है कि प्रेडिक्शन तो यही है मुझे तो कि ये और ऊपर जाएगा। अच्छा, नीचे आने के कोई चांसेस नहीं वो आ सकता है, ये नहीं कह रही क्योंकि द थिंग इज कि जब जो कोई भी कमोडिटी नहीं आएगा कि एक नॉर्मल रेंज में कोई भी कमोडिटी जो है उसकी डिमांड बहुत बढ़ जाती है, तो जाहिर है कि ये इकोनॉमी का असूल है कि उसकी कीमत भी बढ़ जाती है। जिस चीज की कमी होगी, जिसकी स्कार्सिटी होगी, उसके लिए लोग ज्यादा पैसे देने के लिए तैयार होंगे। तो इसी हिसाब से ये जो है सोने की कीमत में उतार चढ़ाव है। अगेन मैं ये कहूंगी कि सोने की कीमत में आई अंडरस्टैंड कि हमारे लिए बड़ा कल्चरल है कि जी आपने कितना सोना दिया, लेकिन आप जो है इस कोविड में दुनिया चेंज हो रही है, हम भी चेंज क्यों ना हो जाए। अच्छा लुबना साहिबा, हमने अपने प्रोग्राम से आगाज कर दिया है, समझ ले इस आवाज को आपकी जो है वो बुलंद कर दिया है। अब इसको आगे कैसे लेके चला जा सकता है? जो विमेन चैम्बर है लाहौर चैम्बर का, वो क्या कर सकता है, गवर्नमेंट क्या कर सकती है? 50% तो लोगों का काम है कि उन्होंने अडॉप्ट करना है, लेकिन 50% NGOs का और इस तरह के जो सपोर्टिंग इदारे हैं उनका भी काम। देखिए जी, जहाँ तक विमेन चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के ताल्लुक है, हमारे दरवाजे हर खातून के लिए खुले हैं। आपके पास आप बिजनेस करते हैं, आप नई बिजनेस करती हैं, आप अपने घर से काम करती हैं, आप अभी बिजनेस करना चाहती हैं, आपके दिल में आपके लिए एक आइडिया है, हम उनको भी वेलकम करते हैं। तो जब वो हमारे पास आ जाती हैं तो हमारी जो है वो एक इतना अच्छा एक फैमिली की तरह से माहौल है। हमारी मैं भी सिटिंग प्रेसिडेंट हूँ, इसके बाद मेरे बाद भी आएंगी हमारी फाउंडर प्रेसिडेंट है शैला जावेद अकरम, शी इज़ ऑलवेज वेरी मच इन्वॉल्व। ये सब खवातीन जो है वो एक रोल मॉडल हैं। और हमारे जो उससे पहले जो है मैं 11वीं प्रेसिडेंट, तो आप सोच सकती हैं कि हम मुझसे पहले भी बहुत सारी अमेजिंग जो है पर्सनालिटीज आ चुकी हैं। तो हम लोग उन खवातीन को उनकी सोच को देख के उनको गाइड करते हैं और बहुत ज्यादा हम कैपेसिटी बिल्डिंग करते हैं। हम ये नहीं कर सकते कि उनको रास्ते दिखा सकें, लेकिन ये नहीं कर सकता चेम्बर भी उनके लिए इन्वेस्टमेंट कर दे, उनके लिए पूरा दुकान खोल के दे दे। हाँ, उनको रास्ते दिखा सकते हैं कि वो अपने ख्वाब पूरे कैसे कर सकती हैं। और जैसे हमारे यहाँ सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो फाइनेंशियली आ जाता है ना, जो हालात चल रहे हैं रूटीन में भी। कोविड तो अभी 4 महीने हुआ ना, हम सब कुछ कोविड पे डाल देते हैं कि इसकी वजह से हालात ख़राब हो गए। रूटीन में भी हमारे यहाँ हालात कोई अच्छे नहीं थे। मर्दों बेचारों को, लड़कों को, इतने पढ़े लिखे लोग हैं, उनको रोज़गार के मौके नहीं मिल रहे, तो खवातीन को तो प्रायोरिटी दूसरी मिलती है। देखिए जी, डिग्निटी ऑफ लेबर नहीं है हमारे पास। आपने बच्चों की बात की, डिग्निटी ऑफ लेबर नहीं है। या आप जो है वो एक क्लार्क होना जो है वो अपने लिए बेइज्जती समझते हैं। वेयरएज़ आप अमेरिका में चले जाएं तो स्टूडेंट जॉब्स होती हैं जिसमें उस वक्त जब प्रेसिडेंट बुश था उसकी बेटी जो थी वो एक वेट्रेस पर काम कर रही थी, जस्ट टू हैव एक्सपीरियंस। तो आपको लिए सबसे पहले तो ये है कि व्हाई एवरीबॉडी हैज टू बी अ डॉक्टर एंड एन इंजीनियर एंड मतलब आपके लिए वो मतलब माँ बाप के लिए काबिल एहतराम बस लगता है कि 2-4 पेशे हैं, इसके अलावा तो कुछ है ही नहीं। जबकि जो है वो बहुत सारी ऐसी चीजें जो है, बहुत सारी ऐसी डिग्रीज हैं जो अब बिल्कुल इररेलेवेंट हो गई है। अभी MBA का भी ट्रेंड खत्म हो गया, अब IT की तरफ लोग चले गए, लॉ की तरफ वो लोग चले गए। तो बात ये है कि हर अगर आपके पास कोई स्किल है
आप अपने बच्चों को बीटेक में डालें, आप अपने बच्चों को स्किल दें, आप अपने बच्चों को ड्रेस डिज़ाइनर बना दें, इंटीरियर डिज़ाइनर बना दें, आप अपने बच्चों को और मतलब स्किल दे दें। तो मेरा ख्याल है कि स्किल्ड पर्सन तो कभी भूखा सोता ही नहीं है, जिसके हाथ में हुनर है वो कभी भूखा ही नहीं सो सकता। आप में से अगर आपके पास आज जॉब नहीं मिल रही है तो आपको क्या शर्म है कि आप एक उबर चला लें, क्या फर्क पड़ता है? यू आर एजुकेटेड, कोई आपकी एजुकेशन को तो नहीं बात कर सकता। काम छोटा बड़ा नहीं होता, बिल्कुल काम छोटा बड़ा होता है, काम काम होता है। और मैं ये कहूंगी कि जैसे आपने कहा कि जो है इन्वेस्टमेंट्स क्या है, हम ये क्यों इंतजार करते हैं कि जब हमारे पास पैसे आएंगे तो हम काम शुरू करेंगे। अब मैं उस दिन टेलीविजन पे देख रही थी, एक खातून है जो है ना वो एक अभी उन्होंने पैसे वो क्या है पराठे बेच के, आई एम नॉट सेइंग कि आप बाहर जाके पराठे बेचें, बट जस्ट एन एग्जांपल कि वो घर से निकली, उन्होंने एक रेडी लगाई, उन्होंने पराठे बेचने शुरू किया। आज उन्होंने कहा जी मैंने तो एक आज चिमची ले लिया। तो इट वाज सच अ ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस टू सी हर एंड मुझे ऐसे लगा कि एंड एवरीबॉडी। खवातीन को क्या पैगाम देंगी? जी मैं ये सोना बहुत महंगा हो गया, समझाएं आवाम को और बताइए क्या करना चाहिए। बहुत महंगा हो गया है। इम्पोर्टेंट ये है कि ये जरूरी नहीं है कि जी अब मैं एम टू ओल्ड टू स्टार्ट अ बिजनेस, ये बात आप भूल जाइए। मैं ये कहूंगी कि आप किसी भी उम्र के हिस्से में हैं, इट इज ऑल एज इज नथिंग बट अ नंबर। आई कैन गिव यू एन एग्जांपल के जो हमारी एक मेंबर हैं कि जो अभी भी 69 की एज में वो एनसीए से उन्होंने बहुत शुक्रिया लुबना साहिबा कि अपने आप को आप बाहर निकलिए, आप अपने लिए जो है वो जो करना चाहते हैं पहला कदम उठा लीजिए, रास्ते ऑटोमेटिकली आपके लिए बनते जाएंगे। बहुत शुक्रिया लुबना साहिबा प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। यहाँ पर वक्त है एक शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, आज की अच्छी खबर मेरे पास ये है कि पाकिस्तानी पासपोर्ट ने एक साल में 6 दर्जे तरक्की कर ली है। पासपोर्ट इंडेक्स की जानिब से जारी करदा फहरिस्त के मुताबिक पाकिस्तानी पासपोर्ट 6 दर्जे तरक्की के बाद 106 नंबर पर आ गया है और पाकिस्तानी शहरी दुनिया के 32 ममालिक का वीजे के बगैर सफर कर सकते हैं, जिनमें अफ्रीका के 15, बहरुल काहिल और करीबी समंदरों के 7, कैरेबियन कॉन्टिनेंट के 5 ममालिक शामिल है। इसके अलावा मशरक़ वस्ता में सिर्फ कतर, जबकि एशिया में कंबोडिया, मालदीव, नेपाल और मशरक़ी तैमूर ऐसे ममालिक हैं जहां पाकिस्तानी वीज़े के बगैर भी जा सकते हैं। इन्हीं 32 ममालिक में से 7 ममालिक ऐसे हैं जहां पासपोर्ट पर वीज़े की ज़रूरत नहीं, बल्कि 26 ममालिक में एयरपोर्ट पर वीज़े की सहूलत मौजूद है। इसी के साथ अगर हम दुनिया के ताकतवर तरीन पासपोर्ट्स की बात करें तो जापानी पासपोर्ट को दुनिया के ताकतवर तरीन पासपोर्ट का दर्जा हासिल है, जबकि न्यूजीलैंड दूसरे नंबर पर, फिनलैंड का पासपोर्ट तीसरे नंबर पर है। ऑस्ट्रेलिया, जनूबी कोरिया, स्विट्जरलैंड, आयरलैंड, ऑस्ट्रेलिया और डेनमार्क के पासपोर्ट टॉप 10 में शुमार होते हैं। जापान के पासपोर्ट के हामिल अफराद 117 ममालिक का बगैर वीज़ा सफ़र कर सकते हैं, जबकि उन्हें दुनिया के 82 ममालिक में जाने के लिए वीज़ा हासिल करने की ज़रूरत पड़ेगी। इसी तरह न्यूजीलैंड का पासपोर्ट रखने वाले भी 117 ममालिक का सफ़र कर सकते हैं, जिसमें से उनके लिए 77 ममालिक का वीज़ा माफ़ है, जबकि 40 ममालिक ऐसे हैं जहां एयरपोर्ट लैंडिंग के बाद उन्हें वीज़ा हासिल करना होगा। फहरिस्त में सबसे आखिरी नंबर 199 नंबर पर इराक, 198 नंबर पर अफगानिस्तान है इस वक्त। इसी हवाले से आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे कि पाकिस्तानी पासपोर्ट की 6 दर्जे बेहतरी से फायदा क्या होगा पाकिस्तान को और पाकिस्तानियों को, और ये भी कि किन बुनियादों पर ये डिवीजन की जाती है। मेरे साथ मौजूद हैं जी जमील अहमद खान साहब हैं, साबिक सिफारतकार हैं, आप यूएई के भी रह चुके हैं, लीबिया के, माल्टा के आप साबिक सिफारतकार रह चुके हैं, और इसके साथ साथ यूएसए से इस वक्त आप स्काइप पे हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं। कैसे हैं सर आप? बिल्कुल ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी इन योर मॉर्निंग प्रोग्राम। अच्छा डॉक्टर साहब, हमें ये बताइए कि ये जो पाकिस्तान के पासपोर्ट की 6 दर्जे तरक्की हो गई है, इसका पाकिस्तान को, पाकिस्तानियों को क्या फ़ायदा होगा? पाकिस्तानियों को तो एक मज़ीद एक्सेस मिल जाएगा। ये जो हमारी पासपोर्ट की वैल्यू बढ़ती है या उसकी रेटिंग जब बढ़ती है तो उसका मतलब ये है कि आपके हमारे शहरियों को उसका एक्सेस मिल जाता है उन मज़ीद कंट्रीज़ में। ये जो हमारी दर्जा थोड़े से बेहतर हुए 6 दर्जे, उसका ये इस चीज़ की रमाजी करता है कि हमारी थोड़ी स्लोली एक तरक्की की तरफ गामजन है, एक हवा का ठंडा झोंका नज़र आ रहा है। और इसी तरह अगर हम चलते रहे और थोड़ी मेहनत की हम तो अब तो अफ्रीका, एशिया और कैरिबियन कंट्रीज़ की हमें ज़्यादा
एक्सेस हासिल है और मिडल ईस्ट में सिर्फ कतर, तो उस लिहाज से देखा जाए तो आगे जाके इसको बढ़ाया जा सकता है, लेकिन इसके लिए बड़ी एफर्ट्स की जरूरत होती है और इस एफर्ट्स में पब्लिक डिप्लोमेसी का एक बड़ा कलीदी किरदार है और दैट इज फॉलोड बाय ट्रेडिशनल डिप्लोमेसी। ये तो खैर चले एक इंडेक्स जो पासपोर्ट का एक पूरी तंजीम है जो कि मुख्तलिफ जो जुजियात हैं उसकी ग्रेडिंग करती है, उसको नंबरिंग देती है, उस नंबर के मुताबिक, उस नंबरिंग के मुताबिक। अच्छा डॉक्टर साहब, बहुत सारे आपने अज्जा की बात की है, जुजियात की बात की है, अब हमें ये बताइए कि कौन कौन से मामलात हैं जिनकी बुनियाद पर किसी भी पासपोर्ट को मजबूत तर या फिर कमतर समझा जाता है, उसकी डिवीजन की जाती है? सबसे पहली बात तो ये है कि उस मुल्क में वो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस क्या है, उसमें मुल्क की इकोनॉमी, मतलब सिर्फ ये एक फैक्टर नहीं, ये कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स हैं। उस मुल्क में ह्यूमन राइट्स क्या है, उस मुल्क में सिक्योरिटी की सिचुएशन क्या है, उस मुल्क की जो बाकी ममालिक के साथ मरासिम क्या है, उस मुल्क के ऊपर कोई सैंक्शन तो नहीं है, उस मुल्क के ऊपर कोई कदगन तो नहीं है, उस मुल्क के पायलट्स जो हैं उनके लाइसेंस तो कैंसिल नहीं हो रहे हैं, उस मुल्क की कोई और नेगेटिव प्रोपेगेंडा उसके खिलाफ तो नहीं है। ये तमाम चीजें देखी जाती हैं और फिर पर कैपिटा इनकम जिसका कि बहुत ज्यादा अमल दखल नहीं है, जैसे कि जापान नंबर 1 कंट्री है और उसका पर कैपिटा इनकम 40,200 के करीब है, जबकि कतर जो है वो 64,000 उसका पर कैपिटा इनकम है, लेकिन उसकी रेटिंग नीचे है। तो उसमें ये जो कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स को जब मिला के मजमूई तौर पर देखा जाता है तो उसमें फिर रेटिंग का तयन किया जाता है। लेकिन रेटिंग उसमें उससे ज्यादा अहम बात ये होती है कि ममालिक और उनके एम्बेसडर्स और उनकी गवर्नमेंट्स अल्टीमेटली जब एक सॉफ्ट इमेज क्रिएट हो जाता है तो उसके बाद फिर वो एक बायलैटरल एग्रीमेंट में जाते हैं। जैसे जब मैं यूएई में था तो हमने ऑफिशियल वीजा को कराया था कि वीजा उसमें उसको एग्जेम्पशन कराई थी वीजे को, डिप्लोमेटिक का पहले से था, ऑफिशियल को हमने कराया था। हमारी जो कुछ खामियां थी उसको हमने दूर की और उसके बाद नेगोशिएट किया, बायलैटरल एग्रीमेंट कर लिया। इसी तरह जो कंट्रीज जिसमें हमारा ज्यादा हम मेहनत करें, सॉफ्ट इमेज अपना ज्यादा क्रिएट करें, तो इससे कता नजर के ये रेटिंग कंपनीज और रेटिंग ऑर्गेनाइजेशन क्या कहती हैं, बायलैटरल तौर पर हमें बहुत फायदा हम हासिल कर सकते हैं। यूरोपियन यूनियन को देख लें, यूरोपियन यूनियन ने बायलैटरल तौर पर काफी कंट्रीज को एक्सेस दी हुई है। अमेरिका ने 39 कंट्रीज को वीजा वेवर दिया हुआ है और वो इसलिए दिया हुआ है कि उधर से उनको $192 बिलियन पर ईयर की आमदन होती है वहाँ की तिजारत से, वहाँ के लोग जो आते हैं और वहाँ के लोग जब आके टूरिज्म करते हैं। तो डॉक्टर साहब, हमारे देखने वालों को ये भी बताइए कि ये वीजे की जो सहूलत होती है या वीजा लगवाने की जरूरत नहीं होती, आसान अल्फाज में अगर आप बताएं तो इसका क्या मतलब होता है? अगर कोई इन ममालिक में जाना चाहे जहाँ पर पाकिस्तानियों को वीजे की जरूरत नहीं पड़ेगी तो कैसे जा सकते हैं? 2 किस्म की है ना, कि एक तो वीजा ऑन अराइवल है, दूसरा आपको वीजा किसी लिहाज से उधर जरूरत ही नहीं है, आप अपने पासपोर्ट दिखलाया, उन्होंने स्कैन किया और आपको उन्होंने दाखिले की इजाजत दे दी। उसमें आपको वीजा एज सच वहां जाके काउंटर पे लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसका मतलब सिंपल अल्फाज में ये है कि एक्सेसिबिलिटी टू दोज कंट्रीज। इसका मतलब ये है कि उन ममालिक में जहाँ हमारी एक्सेसिबिलिटी है, यहाँ हमारे मुल्क का ताजिर, हमारे मुल्क का शहरी, हमारे मुल्क के टूरिस्ट वहाँ जब चाहे जिस वक्त चाहे जा सकते हैं और उनके लिए एक्सेसिबिलिटी जो है बढ़ गई है वहाँ के लिए। उन्हें अभी धक्के नहीं खाने पड़ेंगे कि पहले इस एम्बेसी में अप्लाई करें, फॉर्म भरें, उसके बाद अप्लाई करें, फिर पासपोर्ट भेजें, पासपोर्ट वापस आए, उसके बाद वहाँ से वो अपने टिकट बुक कराएं और फिर आगे जाएं। इसमें यह है कि सीधा वो लिस्ट में आ जाती है बात ये, और ट्रैवल एजेंट के पास जाते हैं या एयरलाइन के पास जाते हैं, उनके पास लिस्ट होती है उन कंट्रीज की, वो आपको उस पर टिकट इशू कर देते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आप जब चाहें उसमें अपनी एक्सेसिबिलिटी हासिल करके और वहां जा सकते हैं। लेकिन अहम बात ये है कि इन जितने ममालिक की एक्सेसिबिलिटी को बढ़ाने में बायलैटरल ताल्लुकात का बहुत ज्यादा अमल दखल होता है। इससे ज्यादा अमल दखल होता है कि रेटिंग ऑर्गेनाइजेशंस क्या कहती हैं, जो इंडेक्स क्या कहते हैं उसको। तो बायलैटरल जो हमारे ताल्लुकात बढ़ते हैं उसके बहुत सारे अवामिल होते हैं। उसमें जिस तरह के मैं बता रहा था आपको कि ट्रेडिशनल डिप्लोमेसी बाद में आती है, पब्लिक डिप्लोमेसी के जरिए एक सॉफ्ट इमेज क्रिएट किया जाता है। पाकिस्तान जैसे ममालिक में हमारे पास और हमारी प्रॉब्लम्स भी है ना, हमारे खिलाफ एक प्रोपेगेंडा खास तौर पर किया जाता है। हम फोर्थ जनरेशन वार हमारे खिलाफ डिक्लेयर की गई है,
हमारे दुश्मन हमारे खिलाफ ये सारे प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, उससे एक नेगेटिव तासुर होता है। वो नेगेटिव तासुर जब बन जाता है तो उसको पब्लिक डिप्लोमेसी के तहत फॉलोड बाय ट्रेडिशनल डिप्लोमेसी उससे फिर उस प्रोपेगेंडे को ज़ायल किया जाता है और फिर अपने बायलैटरल ताल्लुकात के जरिए एग्रीमेंट्स किए जाते हैं ताकि वीज़ा एक्सेसिबिलिटी दोनों ममालिक को एक दूसरे के साथ मिले और उनकी तिजारत और उनकी सनत और उनकी टूरिज्म में इजाफा हो सके। तो अच्छा, इस लिहाज से अगर डॉक्टर साहब हमें ये बताइए कि ये पासपोर्ट की जो अब 6 दर्जे बेहतरी हो गई है पाकिस्तान के, इससे क्या हमें बहुत खुश होने की ज़रूरत है या फिर अभी मज़ीद बहुत काम करने की ज़रूरत है? चूँकि आपने भी बताया कि पूरे दुनिया में ही पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा प्रोपेगेंडा किया जाता है कि पाकिस्तान खुदा न खास्ता वहाँ पर हालात ठीक नहीं है, या फिर जो हमारे मुल्क दुश्मन अनासिर हैं वो हमेशा ही नेगेटिविटी फैलाते रहते हैं। जी हाँ, दुरुस्त। और इसी के तो तोड़ निकालना डिप्लोमेट्स का काम है और पॉलिसी मेकर्स का काम है ना, काउंटर मेजर्स लेना। दुनिया के जो दुश्मन हैं आपके, वो आपके लिए कोई फूल लेके तो नहीं आएंगे, वो तो आपके लिए कांटे बिछाएंगे, यानी कि वो आपके लिए प्रोपेगेंडा करेंगे आपके खिलाफ। और जब वो करेंगे प्रोपेगेंडा आपके खिलाफ तो आपका काम यानी हमारा काम ये है कि हम उसके काउंटर मेजर करें। और काउंटर मेजर क्या होते हैं कि जाहिर है हम अपने तमाम एम्बेसीज के जरिए जो हम अपने कल्चरल प्रोग्राम, अब जैसे मैं यूएई में था तो वहाँ यूएई के तमाम जो रूलर्स हैं वो बहुत कम पब्लिक उसमें प्रोग्राम्स में आते भी थे तो 10-15 मिनट के लिए शक्ल दिखलाई चले गए। तो जब मैंने मालूमात की कि इनकी बहुत ज़्यादा दिलचस्पी है समय में, समय है वो कवाली समझ लें अरबियों की उस किस्म की, तो मैंने उसकी एक कॉम्बिनेशन फ्यूजन बनाया कवाली और समय करके। वो रूलर्स एक 1.5 2 घंटा बैठे रहे और उसकी वजह से। दूसरी बात, मलाला जब ठीक हुई अस्पताल से तो मलाला को मैंने इनवाइट किया यूएई में, जिसकी वजह से तमाम रूलर्स जो हैं वो हमसे उन्होंने रिक्वेस्ट करना शुरू कर दी कि हम भी मिलना चाहते हैं। तो दीज आर दी वे एंड मेथड्स, द वे यू जस्ट ट्राई एंड क्रिएट अ सॉफ्ट image of the country, and then once you go for the formal agreements and through the traditional diplomacy तो ज़्यादा आसानी हो जाती है। तो आपके सवाल का मुख्तसर जवाब ये है कि हम काउंटर मेजर लेना पड़ेगा। जाहिर है हमारे जो मुखालिफ लोग हैं या हमारे दुश्मन हैं, जैसा मैंने कहा कि 4th जनरेशन वॉर भी हमारे खिलाफ जारी है, तो उस सूरत में हमें अपनी कुव्वतों को बढ़ाना पड़ेगा। हमारी प्रॉब्लम ये है कि हमारे जो इस जी सर, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि जो हमारे दुश्मन हैं उनके खिलाफ तो हमने काउंटर मेजर्स लेने हैं, लेकिन मुल्क की सतह पर क्या करना है हमें कि हमारा जो पासपोर्ट है मज़ीद मजबूत हो जाए, और कितना वक्त लग सकता है पाकिस्तान को कि वो टॉप 10 टॉप 20 में आ जाए? टॉप 10 देखें, हम 60 और 70 की 60 की दहाइयों में तो हम ऐसा ही था ना कि हम यूके भी चले जाते थे अपने बगैर उसके एक्सेसिबिलिटी थी, बगैर वीजे के हम जाके वीजा ऑन अराइवल मिल जाता था। तो उसके लिए हमें अपना इमेज बढ़ाना पड़ेगा, अपनी इकोनॉमी बढ़ानी पड़ेगी, अपने घर को थोड़ा ठीक करना पड़ेगा। आपकी फॉरेन पॉलिसी वही है जो आपकी घर की सूरत हाल है। अगर आप घर में बहुत वीक हैं तो फॉरेन पॉलिसी आपकी या बाहर आपका इमेज उससे बिल्कुल बरक्स नहीं हो सकता, उसमें थोड़ा बहुत फर्क डाला जा सकता है। तो लिहाजा आपके सवाल का जवाब ये कि पहले हमने अपने घर को बेहतर करना है। ये नहीं करना है कि हमने एक ऐसी रिपोर्ट शाया कर दी जिसको कि हम इंटरनली डील कर सकते थे पायलट्स की, जिसकी वजह से बड़ी जगरसाई हमारी हुई पूरी दुनिया में। अब वो एक नेगेटिव, मुझसे एम्बेसडर साथी जो पुराने थे उन्होंने लिख के भेजना शुरू कर दिया और कहना शुरू कर दिया कि ये तो बड़ी खतरनाक बात है कि पायलट्स को जो है गलत लाइसेंस। तो दुनिया में बहुत सारी जगहों पर गलतियां होती हैं, लेकिन उसका उसी डिपार्टमेंट के तहत तदारुक होता है, बजाय इसके कि खुद अपने वो कहते हैं ना कि नजर का तीर जिगर में रहे तो अच्छा है, और ये घर की बात है, घर में रहे तो अच्छा है। अपने तौर पर डिपार्टमेंटल इंक्वायरी करके सजाएं दे के खत्म किया जा सकता। तो ऐसे बहुत सारे मामलात हैं जिसमें कि हमें अपने मामलात को खामखा की जगरसाई नहीं करानी चाहिए, अपने घर को खुद सीधा करना चाहिए। बिल्कुल डॉक्टर साहब, ये तो बहुत ही कंक्लूडिंग रिमार्क ही है, बहुत ही सही अहम मामला रहा कि जिस तरह से हमने अपने पूरे पीआईए को एक लोगों के लिए तमाशा बना दिया। और सबसे बड़ी बात ये कि अमेरिका पाबंदी लगा चुका है, यूरोपियन यूनियन के मुमालिक पाबंदी लगा चुके हैं, वहाँ पर पीआईए की फ्लाइट्स नहीं जाएंगी। 6 महीने की उन्होंने पाबंदी लगाई है। कुदरती बात है जी। जब आप खुद कह रही हैं कि ऐसा है तो फिर उसको वो लगाएंगे, ये तो कुदरती सी बात। अच्छा डॉक्टर साहब, बहुत सारे ऐसे मुमालिक है जहाँ पर पाकिस्तानियों का पहुँचना बहुत ज्यादा मुश्किल है, वीजे ही नहीं लगते।
वहाँ उसके लिए अगेन अगर वीजा नहीं लगते तो हर मुल्क का ये एक हक है, सॉवरन हक है उसका कि वो जिसको चाहे वीजा दे और जिसको चाहे न दे। और ये अभी ममालिक ने ऐसा किया हुआ है कि अपने ममालिक के एक पैरामीटर्स उन्होंने डिफाइन कर दिए हैं कि ये नेशनलिटीज हैं जिन नेशनलिटी को ज्यादा सख्ती के साथ गुजारना पड़ेगा उन चेक से और उस फिल्टर से। लिहाजा उन ममालिक में हमें उसकी एक ट्रेडिशनल डिप्लोमेसी, सॉफ्ट डिप्लोमेसी करके हमें उसको उनके उन खदशात को और उन जो उनके वसवसे हैं उनको दूर करने के लिए काफी मेहनत के साथ हमें एग्रेसिव डिप्लोमेसी करके और अपने घर को थोड़ा सा बेहतर करके हम उसको बेहतर कर सकते हैं। और हमें जहां वीजा मुश्किल से मिलता है, अब मिसाल के तौर पर मैं जब यूएई में था तो वहाँ एक खास कम्युनिटी के लिए विजिट की बड़ी प्रॉब्लम शुरू हो गई। हमने 2-4-8 उनके साथ नेगोशिएशन की, उनको जो उनके वसवसे थे दूर किए, वो मामला हल हो गया। तो ये हमें हमारी प्रॉब्लम ये है कि बहुत शुक्रिया डॉक्टर जबील अहमद खान साहब, आप हमारे साथ मौजूद रहे। और पाकिस्तान के पासपोर्ट में जो 6 दर्जे तरक्की हुई है, यकीनी तौर पर खुशी तो होनी चाहिए, लेकिन साथ साथ बड़ी अहम बात उन्होंने की है कि जो बैरूनी मामलात हैं ममालिक के, उनको तो ठीक करना ही है, दुश्मन ममालिक को काउंटर भी करना है, लेकिन सबसे पहले ज़रूरी है कि हमारे जो घर के मामलात हैं, हमारे मुल्क के जो अंदरूनी मामलात हैं, उनको ठीक कर लिया जाए तो फिर पूरी दुनिया में हमारी ऑटोमेटिकली इज्जत बन जाएगी। आगे बढ़ते हैं जी, फिर वापस हम लाहौर शहर में आते हैं, लाहौर शहर की बात करेंगे। और मानसून का मौसम है, शजरकारी का एक बार फिर से आगाज़ होने जा रहा है और बात की जा रही है जी PHO की जानिब से मियावाकी जंगल के हवाले से, जो कि पहले भी हमने देखा कि लिबर्टी में लगाया गया था, उसकी भी सूरत हाल जानेंगे। मजीद कितने जंगल लगाए जा रहे हैं, मियावाकी जंगल क्यों लगाए जाते हैं, इसका क्या फ़ायदा होता है, लोगों को किस तरह से सहूलत पहुंचेगी, फ़ज़ाई आलूदगी में कितनी कमी होगी, इन तमाम मामलात पे बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं जी यासिर गिलानी साहब हैं, चेयरमैन हैं आप पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी के। सर, प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं। यासिर गिलानी साहब हमें बताइए कि नया प्लान आया है आपकी तरफ से, मियावाकी जंगल कितने लगाए जा रहे हैं, कहाँ कहाँ लगाए जा रहे हैं? बहुत शुक्रिया आपका जी। इसमें सबसे पहले हमने स्टार्ट लिया था, आपको पता है कि LDA के कॉर्पोरेशन से PHA ने मिलकर जो हमारी PHA की जो जगह है लिबर्टी में, तो वहाँ पे हमने एक स्टार्ट लिया था और उसके बड़े अच्छे रिजल्ट सामने आए हैं। उसके बाद हमने PHA ने अपने तौर पे 12 साइट हमने लास्ट ईयर सेलेक्ट की थी और उसमें हमने ये जो हमारा स्प्रिंग गया है इसमें हमने 6-7 प्लेसेस पे लगाए। लेकिन आपको पता है कि वहाँ पे कोरोना की सिचुएशन जब बन गई तो उस सूरत हाल में वो इम्पैक्ट हम 12 के 12 तो नहीं कर सके, बल्कि अब हमने उसके ऊपर ज्यादा डिटेल्ड वर्किंग करके तो और ज्यादा साइट्स अपने रीजन्स को कह दिया है, अपने जोन्स को कह दिया है, हमें मैक्सिमम साइट्स मिलेंगी। हम लाहौर शहर को मैक्सिमम साइट्स देंगे। मैं थोड़ा सा, जैसे आपने अपने इंट्रो में कहा कि इसका बेनिफिट क्या है और लाहौर को क्या चीज इसमें आलूदगी किस हद तक इसमें फर्क आएगा, वो आपको बता दूं। ये बुनियादी तौर पे एक बोटेनिस्ट हैं, बोटेनिक जैपनीज हैं, मियावाकी, उन्होंने एक टेक्निक यूरोप में बहुत ज्यादा चल रही है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने भी रिकॉग्नाइज किया है। इसका रिजल्ट ये छोटे सिटीज के अंदर लगती है और ये छोटी पॉकेट्स में है, 2 कनाल भी है, 3 भी, 4 भी और सो ऑन, छोटी छोटी जगह पे। ये जो आपके देसी दरख्त होते हैं मुख्तलिफ किस्म के, मुख्तलिफ अनवा के, उनको आप निस्बतन बड़ा करीब करीब लगाते हैं और उनकी हाइट जरा छोटी होती है जब आप उनको लगाते हैं 4-5 फीट की, ताकि जो सूरज की रोशनी है वो सब तक बराबर शुरू में पहुंच सके। और जब एक दफा वो जड़ें पकड़ लेते हैं, ग्रो करना शुरू करते हैं, तो फिर वो ऊपर चले जाते हैं। इसके 3-4 बड़े फायदे हैं। फ़ज़ाई आलूदगी में जो आपने बात की, आलूदगी में सबसे बड़ी चीज है कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड को जो स्टडी बताती है कि ये 40 टाइम्स ज्यादा स्टोर करती है कार्बन डाइऑक्साइड को एज कम्पेरेटिव टू अगर आप उसको लगाए, तो ये एक कार्बन स्टोरेज बैंक हो जाता है। तो हम आप यूँ समझें कि हम लॉकडाउन ऑफ कार्बन भी करेंगे इन टू द सॉइल, लॉकडाउन ऑफ कार्बन इन सॉइल हम करने जा रहे हैं ताकि मुख्तलिफ जगहों के ऊपर, और ये एक बड़ी तादाद होगी लाहौर शहर के अंदर। ठीक है, बहुत शुक्रिया गिलानी साहब प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। मियावाकी जंगल के आप हमें फवायद भी बता रहे थे और साथ साथ आपने ये भी बताया कि माहौल दोस्त ये जंगल होते हैं, फ़ज़ाई आलूदगी तो कम होगी, लेकिन साथ साथ बड़ी तादाद में परिंदे भी वहाँ पर पहुँचेंगे और शहर में एक बार फिर से हम चिड़ियों की चहचहाट महसूस कर सकेंगे। मुझे आपने इजाज़त देनी है। इंशाल्लाह कल सुबह 9:05 पर मेरी आपसे फिर से मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।